नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश राउंडअप विधानसभा राउंडअप में। और मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का चौथा दिन रहा और चौथे दिन जो बड़े मुद्दे थे वो प्रमुखता के साथ आपको बता देते हैं कौन से मुद्दे थे जिन पर हम आगे बात करने वाले हैं। आज बात हुई है छत्तीसगढ़ में CGMSC जो हरिभूमि INS 24/7 ने जिस घोटाले को उठाया था, गड़बड़ी को उठाया था, उस पर, साथ ही जो सोलर लाइट की खरीदी है उसकी जांच को लेकर, और स्काई वॉक को अब अप्रूवल मिल चुका है। साथ ही मलेरिया और डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं उसका भी विपक्ष ने जिक्र किया है। क्या कुछ हुआ है, इन तमाम बातों को लेकर आपके सामने फिर से हम हाजिर हैं विधानसभा राउंडअप में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम विधानसभा राउंडअप। छत्तीसगढ़ विधानसभा में INS 24/7 और हरिभूमि की खबर की गूंज सुनाई दी और भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच CGMSC की गड़बड़ी को लेकर तीखी बहस हुई। INS 24/7 और हरिभूमि ने CGMSC को लेकर बड़ा खुलासा किया। INS 24/7 ने उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचकर रियलिटी चेक किया। इस दौरान ये जानकारी सामने आई है कि बगैर डिमांड के ही करोड़ों रुपयों के रीएजेंट, दवाएं और उपकरण स्वास्थ्य केंद्रों में भेजे गए। इतना ही नहीं, ऐसी दवाओं की आपूर्ति कर दी गई जिनकी एक्सपायरी डेट सितंबर और नवंबर 2024 है। CAG की रिपोर्ट में भी जानकारी सामने आई थी और इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हरिभूमि और INS 24/7 की खबर के बाद ही जांच का ऐलान कर दिया था। सदन के भीतर अब इस मुद्दे की गूंज भी सुनाई दी। विधायक धर्मलाल कौशिक ने दवाओं के रेट से लेकर उनकी आपूर्ति के पूरे सिस्टम पर स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा। गलत ढंग से दवाओं की आपूर्ति पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की ओर से भी इसे लेकर सवाल किए गए। इस दौरान सदन में तीखी बहस भी हुई। लगातार सवालों का सामना कर रहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मामले में 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की। कि जिस प्रकार से लूट की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, गिरोह बना करके, और कंपनी के द्वारा, CGMSC के अधिकारियों के द्वारा, बाकी के द्वारा, उस पे मंत्री जी से हमने ध्यानाकर्षण के माध्यम से आग्रह किया कि जिस प्रकार से इसमें बिना डिमांड के जो सप्लाई की जा रही, पहुंचाई जा रही है, प्रदेश के खजाने को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। उस पर मंत्री जी ने कहा है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा और ACS के अध्यक्षता में 3 कमेटी बनाई गई है। 3 महीने के अंदर में उसके जांच का प्रतिवेदन देंगे। बिना उपयोग के, बिना ऑर्डर के दवाइयां, मशीन और रीजेंट इत्यादि की सप्लाई हो गई है। इसको पहले ही मैंने अपने संज्ञान में ले लिया है और हमारी जांच इसमें चल रही है। इसको, और चूंकि जांच का दायरा बड़ा व्यापक है, पूरे प्रदेश के हॉस्पिटलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर नीचे उप स्वास्थ्य केंद्रों तक हमारी सभी दवाई और सामग्रियां जाती हैं। इसलिए उसको 3 महीने के समय अवधि में जांच करके उसको हम पूरी निष्कर्ष निकाल लेंगे, और अगर इसमें जो भी गड़बड़ी लगता है तो उसको नियम कानून के तहत जो है कार्रवाई भी करें। CGMSC के इस घोटाले के हरिभूमि और INS 24/7 के खुलासे के बाद न सिर्फ इस विषय पर जांच की घोषणा हुई, बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में इसकी गूंज भी सुनाई दी। अब यही उम्मीद है कि जनता की गाढ़ी कमाई से अरबों की गड़बड़ी कर जेबें भरने वाले लोगों पर जल्द गाज गिरे और सिस्टम सुधरे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में एक तरफ सियासत तो खूब हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जनता से जुड़े मुद्दे भी सदन में उठाए जा रहे थे। सत्र के चौथे दिन मलेरिया और डायरिया के मामले में सदन में विपक्ष ने स्थगन लाया और स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल उठाए, जिस पर सरकार का क्या रुख रहा, देखिए इस रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में मॉनसूनी मुसीबत के साथ सीजनल बीमारियां भी कहर बरपा रही हैं। मलेरिया और डायरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में मलेरिया और डायरिया से लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है, जिसकी गूंज अब विधानसभा में भी सुनाई दी। विपक्ष सारे काम रोककर इस विषय पर चर्चा कराने की मांग करने लगा, जिस पर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन फिर भी पक्ष विपक्ष में तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 8 महीना पहले हमार सरकार रही और 8 महीना ले भाजपा के सरकार है। जब एमन हमार सरकार के पहले हमार सरकार तब एक आरोप लगाए कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसने किया। अब सरकार में उसने बोल के भी आगे, अब 8 महीना से भी उसने आरोप लगाए थे। अगर सरकार में हो तो जांच कराओ, दोषी को आप जो है सजा दो, लेकिन अब आप ला कहे का अधिकार नहीं है। आप ला 8 महीने में कोई न कोई निर्णय तक आ जाना रही से आरोप 8 महीने से लगाते हुए आप एक प्रकार का अपन नाकामी ले छुपाए के लिए आप ऐसे आरोप हम पर लगाता हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आरोप लगा के लिए कोई जगह नहीं है, आप लोग काम करे के लिए आप लोग जगह है। देखिए, कांग्रेस के लोगों का काम है कि वो बेवजह हल्ला मचाए। इनको याद होना चाहिए कि रायपुर में जब उनकी सरकार थी तब पीलिया से 10 से 12 लोग कहते हैं मौत के आगोश में समा गए थे। कारण स्पष्ट है कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी के बीच में जो आपसी लड़ाई थी, उस लड़ाई का खामियाजा पूरे स्वास्थ्य विभाग को भुगतना पड़ा। यदि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे माननीय मंत्री श्री जायसवाल जी लगातार काम कर रहे हैं, तो इनको पीड़ा हो रही है। कवर्धा से लेकर बीजापुर तक कई जिलों में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोगों के बीमार होने की जानकारी सामने आई थी तो कुछ लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई। यही वजह है कि सदन में इस विषय की गंभीरता को समझते हुए स्पीकर ने इस पर चर्चा कराने का भरोसा भी दिलाया और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी एक लंबी चर्चा हुई। लेकिन इस चर्चा को सार्थक तभी माना जाएगा जब इससे स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत हो। गौरव शर्मा, INH न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर के बीचों बीच आधे अधूरे स्काई वॉक को लेकर आखिरकार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। साय सरकार ने अधूरे पड़े स्काई वॉक का काम जल्द से जल्द पूरा करने का फैसला लिया है। भाजपा शासन में करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया स्काई वॉक राजनीति का शिकार हो गया था। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के अंतिम सालों में तात्कालिक लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत राजधानी के लिए स्काई वॉक प्रोजेक्ट लेकर आए थे। मंशा थी कि भीड़ भरी सड़कों पर पैदल चलने वालों को असुविधा न हो और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कुछ कम हो। 50 करोड़ की लागत से बनने वाला स्काई वॉक का 2017 में बनना शुरू हुआ, मगर साल 2018 के अंत में चुनावी आचार संहिता के कारण निर्माण रुक गया, जो फिर 5 साल शुरू ही नहीं हुआ। दरअसल कांग्रेस की सरकार ने न केवल इस पर रोक लगाई बल्कि समिति से इसकी जांच भी करवाई। अब फिर सत्ता परिवर्तन के बाद इसे बनाने का निर्णय लिया गया है। रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय शहर के यातायात, लोगों की सुविधा के दृष्टि से स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे रोका गया था। अब संपूर्ण रूप से विचार करके स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। भूपेश बघेल सरकार ने साल 2022 में स्काई वॉक निर्माण में गड़बड़ी की बात कहते हुए ACB EWO जांच के भी निर्देश दिए थे। बहरहाल स्काई वॉक के फिर बनाने के फैसले पर भी सियासत हो रही है। ये हंसी के बात है कि 8 महीना पहले हमारी सरकार रही
और 8 महीना ले भाजपा के सरकार है। जब एमन हमार सरकार के पहले हमार सरकार ये तब एक आरोप लगाए कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसने किया। अब सरकार में उसने बोल के भी आगे, अब 8 महीना से भी उसने आरोप लगाए थे। अगर सरकार में हो तो जांच कराओ, दोषी को आप जो है सजा दो, लेकिन अब आप ये कहे का अधिकार नहीं है। आप 8 महीने में कोई न कोई निर्णय तक आ जाना रही से आरोप 8 महीने से लगाते हुए आप एक प्रकार का अपन नाकामी ले छुपाए के लिए आप ऐसे आरोप हम पर लगाता हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग आरोप लगा के लिए कोई जगह नहीं है, आप लोग काम करे के लिए आप लोग जगह है। राजनीति में फंसे स्काई वॉक कितना उपयोगी साबित होगा, यह तो इसका प्रयोग शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो नजर इसके पूरा होकर चालू होने और लागत पर रहेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्नील गौर खेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में चौथे दिन 3 विषयों पर जांच की घोषणा हुई। सोलर लाइट की खरीदी के मामले में जहां सदन की समिति से जांच की घोषणा की गई, तो वहीं रजिस्ट्री के लिए आवेदनों के निराकरण और डोलोमाइट खदानों को लेकर भी जांच की घोषणा हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में 25 जुलाई को प्रश्नकाल में 3 मामलों में जांच की घोषणा की गई। वहीं मंत्री अपने ही दल के विधायकों के तीखे सवालों से घिरते नजर आए। कोंडागांव की विधायक और पूर्व मंत्री लता उसेंडी के सवाल पर मंत्री रामविचार नेताम ने सदन की समिति से सोलर लाइट में खरीदी की जांच कराने की घोषणा की। इसी तरह बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में रजिस्ट्री के लिए प्राप्त आवेदनों के निराकरण को लेकर भाजपा सदस्य सुशांत शुक्ला और राजेश मुड़त के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने जांच की घोषणा की। तीसरे मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने 19 डोलोमाइट खदानों में जांच कराने का ऐलान किया। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगले सत्र से पहले मामलों की जांच करा ली जाएगी। सबसे बड़ी बात, जांच के लिए कुछ लोगों ने लिख कर भी दिया था, जांच भी की गई, लेकिन जांच के साक्ष्यों को भी छुपाने का प्रयास किया गया सक्षम अधिकारियों के द्वारा। तो आज हमने माननीय मंत्री जी से मांग रखा था और माननीय मंत्री जी ने उसे विधानसभा समिति के समक्ष जांच करने की घोषणा की है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सोलर लाइट का जो स्वीकृति दिया गया, उसमें गड़बड़ियों को लेकर के उनकी चिंता थी और बाकी मद की राशि को भी सोलर लाइट के माध्यम से ही खर्च करने का दिखाया गया, जिसके काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था। इन सब को देखते हुए हमने उनके मांग के अनुरूप उसे जांच कराने के लिए सहमति दी। प्रदेश में बढ़ते अवैध प्लाटिंग की और उनकी पंजीयन की व्यवस्था पर मेरे द्वारा प्रश्न उठाया गया। माननीय मंत्री ओपी चौधरी जी द्वारा जवाब दिया गया है। जो सरकारी तौर पर जवाब आया है उससे मैं संतुष्ट हूं। डोलोमाइट की जो खदानें हैं उनका मसला आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया है और उन्होंने कब क्या क्या निरीक्षण किया गया उसकी जानकारी चाहिए थी, तो उनकी जानकारी, उनको सारी जानकारी प्रेषित की गई है। लेकिन जैसा कि अध्यक्ष महोदय इसमें 2024 में भी कई जांचें हुई हैं, कई चेकिंग, कई निरीक्षण हुए हैं, लेकिन जैसा कि नेता प्रतिपक्ष जी चाहते हैं कि अच्छे तरीके से पुनः एक बार जांच हो, तो एक टीम बना करके सारे डोलोमाइट खदानों की जांच आगामी सत्र से पहले हम करवा देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पिछले सत्र में जांच की घोषणाओं को लेकर रिकॉर्ड बना था, लेकिन तब भी एक दिन में 3 मामलों की जांच का ऐलान नहीं हुआ था। इस तरह जांच की घोषणाओं के लिहाज से गुरुवार का दिन बेहद खास रहा, लेकिन सभी मामलों में समय पर जांच पूरी होगी, तभी विधानसभा में इन मसलों को उठाने की सार्थकता होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा में गुरुवार को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 पर पारित किया गया और संशोधन विधेयक के पक्ष में 47 मत पड़े, जबकि इसके विपक्ष में 27 मत पड़े और संशोधन विधेयक पर
भूपेश बघेल ने इसे काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। बाहर के विक्रेता आएंगे, किसानों से फसल खरीदेंगे और यहाँ के व्यापारी साल 2 साल में मंडी से बाहर हो जाएंगे। इस पर बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनका एकाधिकार हो जाएगा और जिससे किसानों को उनका दाम नहीं मिल पाएगा। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि संशोधन से किसानों का फायदा होगा। प्रदेश के किसान राष्ट्रीय कृषि बाजार में व्यापार कर सके और इसीलिए संशोधन लाया गया है और इसमें कहीं से किसानों का अहित नहीं होगा। इसी कानून में जो संशोधन किया 1972 में, उससे छत्तीसगढ़ के किसानों का भला होने वाला नहीं है। इसमें सीधा सीधा यह है कि बाहर के क्रेता यहाँ आएंगे, मंडियों में उनके दलाल घूमेंगे, किसानों से फसल खरीदेंगे और स्थिति यह है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो साल 2 साल में मंडी से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनका फिर एकाधिकार हो जाएगा। किसानों को फिर दाम मिलने वाला नहीं है। इस कानून से पहला नुकसान। देखिए, आज प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा संशोधन विधेयक ला करके हम किसानों के लिए यहाँ कैसे ओपन मार्केट मिले, उनके उपज का सही मूल्य मिल सके और उनके उपज का मंडियों के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया में जो बेहतर मार्केट हो सकता है उसमें अपना उपज वो बेच सके। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम को बदल दिया गया है। अब इसे गणतंत्र मंडप कहा जाएगा। अशोक मंडप के नाम से इसे जाना जाएगा। आइए जानते हैं राष्ट्रपति भवन और दोनों कक्षों के बारे में। राष्ट्रपति भवन को दुनिया की सबसे भव्य इमारतों में शुमार किया जाता है। गुलामी के दौर में जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थापित करने का ऐलान किया गया तो वायसराय के लिए घर बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को सौंपी गई। 300 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन को बनाने में तकरीबन 70 करोड़ ईंट और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। साल 1912 में निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। 1929 में राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हो गया। इस दौरान इसके निर्माण में करीब 29,000 मजदूरों ने योगदान दिया। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। अब राष्ट्रपति भवन में 2 कक्षों के नाम बदल दिए गए हैं, जिसके बाद दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप कहा जाएगा तो अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। आजादी से पहले दरबार हॉल को थॉर्न हॉल के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इसे दरबार हॉल का नाम दिया गया। यह राष्ट्रपति भवन के सबसे भव्य कमरों में शुमार है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इसी हॉल में शपथ ली थी। इतना ही नहीं, 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ भी इसी कक्ष में ली थी। ये 42 फीट ऊंची संगमरमर की दीवारों से घिरा गोलाकार कक्ष है। अशोक हॉल राष्ट्रपति भवन के आकर्षक और सुसज्जित कक्षों में से एक माना जाता है। कलात्मक रूप से निर्मित यह स्थान महत्वपूर्ण समारोहिक आयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके पहले स्टेट बॉल रूम के लिए इसे उपयोग में लाया जाता था। हालांकि नाम बदलने की कवायद के पीछे का तर्क मजबूत है, लेकिन इस ऐतिहासिक विरासत की पहचान और उपयोगिता पर इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज।
तो मोदी सरकार का बजट जब से पेश हुआ है तब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को क्या मिला। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटें बीजेपी ने जीती है, लेकिन प्रदेश को क्या मिला? अब इस सवाल पर रेल मंत्री ने विस्तार से जवाब दिया है। देखिए इस खबर में। मध्य प्रदेश को क्या मिला? रेल मंत्री ने बजट पर खुलासा किया। मध्य प्रदेश को मिले 14,738 करोड़ रुपए। कांग्रेस के समय मिलते थे 632 करोड़ रुपए। केंद्रीय आम बजट में मध्य प्रदेश के रेलवे को 14,738 करोड़ रुपए मिले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 81 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 80 स्टेशनों का अमृत भारत के तहत डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन है। उन्होंने कांग्रेस के समय की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश के लिए सालाना औसत 632 करोड़ रुपए होता था। प्रदेश में अब रेलवे 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। 10 साल में रिकॉर्ड 1062 फ्लाईओवर और अंडरपास बने हैं। मध्य प्रदेश में 14,738 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है बजट का। टोटल मध्य प्रदेश में 81,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 80 स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के अंदर। बजट में रेलवे के लिए सौगात तो गिना दी गई, लेकिन सच ये भी है कि दूसरे मुद्दों को लेकर प्रदेश में आम बजट पर सियासी बयानबाजी तेज है। इस पर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो बीजेपी सफाई दे रही है। और टोटल मध्य प्रदेश को 17,000 करोड़, राज्य को जीएसटी का रेशियो देना पड़ता है तो वही दे रहे हैं। अलग से क्या दे रहे हैं? जो अलग से बिहार को दिया है, आंध्र प्रदेश को दिया है, उड़ीसा को दिया है, वैसा कुछ तो मध्य प्रदेश को दिया नहीं। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को पूर्व की तरह ही प्राथमिकता के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा बजट दिया गया है। जहां 81,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं मध्य प्रदेश में पहले से चल रही हैं, इस बजट में लगभग 15,000 करोड़ की नई योजनाएं मध्य प्रदेश को मिली हैं। इस बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को दी गई रेल सुविधाओं और 14,738 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधानों के लिए केंद्र सरकार का आभार माना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश के हितों का ध्यान रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल। तो इसी के साथ विधानसभा राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।